हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए हम चलते हैं। आज ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो क्रियाएं बची हुई आप देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, पहला है ग्लूकोज का किण्वन। तो ग्लूकोज का किण्वन करना है हमें, और किण्वन का मतलब आप समझते हैं कि किसी आप ईस्ट जैसे हुआ, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, इन्हीं के द्वारा इनका परिवर्तन हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे आज ग्लूकोज का किण्वन। तो ग्लूकोज के किण्वन में हम देखेंगे कि जब ग्लूकोज के जलीय विलयन में खमीर मिलाया जाता है, खमीर का एक नाम है ईस्ट। तो चाहे आप ईस्ट कहिए या खमीर कहिए, आप ईस्ट भी कह सकते हैं और खमीर भी कह सकते हैं। जब ग्लूकोज में हम खमीर मिलाते हैं तो खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, जो खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम होता है, तो ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को C2H5OH में बदल देता है, C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि ग्लूकोज पढ़ते हैं कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में, ग्लूकोज के जलीय विलयन में खमीर मिलाकर किण्वन करने पर ग्लूकोज एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, आप देखेंगे तो एथिल अल्कोहल बनाने की एक प्रक्रिया है, किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया भी है ये। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जो इसका रिएक्शन होगा आपका C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज, ये हो जाता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, खमीर मिलाते हैं इसमें, तो हम इसे खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम जो होता है, तो जाइमेज एंजाइम ही ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल में। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6 कार्बन है, तो यहाँ बदलते हैं इसको C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ 6 है, तो इसके आगे हम 2 लगा लेते हैं और यहाँ भी 2 लगा लेते हैं, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखेंगे इसका नाम है एथेनॉल, इसे ही एथेनॉल कहा जाता है। आम भाषा में अगर देखें तो आम भाषा में जो शराब बोली जाती है, तो एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल का ये द्वितीय सदस्य, दूसरा का सदस्य है। पहला सदस्य जो होता है वो मेथेनॉल होता है, और इसे कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ये हो जाता है ग्लूकोज के किण्वन। तो ग्लूकोज के किण्वन से हमने क्या बनाया, एथेनॉल प्राप्त किया है। नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब आगे देखते हैं दूसरी प्रक्रिया। HI तथा लाल फास्फोरस लिख देते हैं,
फास्फोरस, HI तथा लाल फास्फोरस के साथ अभिक्रिया। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी IMP। तो हम क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को HI तथा लाल फास्फोरस के द्वारा अपचयन कराते हैं, HI को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम ग्लूकोज को लाल फास्फोरस तथा HI द्वारा अपचयन कराते हैं तो ग्लूकोज में उपस्थित जितने भी आपके ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन से संयोजित होकर के जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमें देते हैं एल्केन देते हैं। और ये वही अभिक्रिया है जो पेपर में पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं। सीधी श्रृंखला यानी कि ऋजु रेखा में उपस्थित हैं, तो यही होती है। तो आपको पता है इसका टेम्परेचर लगभग हम 140 अंश सेल्सियस रख देते हैं, या लगभग मान लीजिए 100 कर दीजिए, 100 से 140 समथिंग। तो इसे यहाँ लिखेंगे कि ग्लूकोज को लाल फास्फोरस T तथा HI के साथ 100 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर N-हेक्सेन प्राप्त होता है। N का मतलब होता है नॉर्मल, N-हेक्सेन प्राप्त होता है। N-हेक्सेन प्राप्त होता है। अब आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित हैं। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वहां से 6 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, आपके हट जाएंगे। जैसे अब यहाँ लिखते हैं हम एग्जाम्पल, आपका जो रिएक्शन होगा देखिए, CHO आपका हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका CHOH, 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 CHOH और यहाँ हो जाएगा CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया हम लाल फास्फोरस के साथ कराते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए, कहीं भी अगर लाल फास्फोरस और HI मिलता है तो हम केवल HI के द्वारा ही अभिक्रिया कराते हैं। लाल फास्फोरस क्या होता है, आपका एक उपस्थिति होती है। यहाँ पर जो लाल फास्फोरस होगा वो उपस्थिति होगी, तो यहाँ लिखेंगे लाल P और टेम्परेचर 100 अंश सेल्सियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लेंगे हम 14HI लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे तो हमें मिलेगा 14 हाइड्रोजन मिलता है, हमको मिलेगा 14 हाइड्रोजन मिलता है और यहाँ पर देखेंगे 14I भी मिलेगा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका लिखा है CHO, ये जो आपका लगा है ये इस तरीके से है, यहाँ पर आपका H है और ये 2 आबंध से जुड़ा हुआ है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो यहाँ का कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल आबंध से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो OH है तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ का सभी का ऑक्सीजन हटेगा यहाँ से। अब जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन संयोजित होते हैं, आपके क्या हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ 14 है तो 2 यहाँ आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप अगर लिखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा। और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ का भी ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ये H अगर यहाँ देखें तो ये दोनों साइड से इस तरीके से संयोजित है H और यहाँ से O इस तरीके से। ये वाला जो आपका कार्बन है वो इस कंडीशन से संयोजित है यहाँ पर। अब यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ का ये हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। जैसे ही हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, सॉरी ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ बन जाता है CH2, तो यहाँ पर भी CH2 बन जाएगा और यहाँ सभी जगह पर CH2 बनेगी, यहाँ तक CH2 आएगा आपका। अब यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ये 5वां कार्बन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से भी O हटेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3, इसे कहते हैं N-हेक्सेन। N-हेक्सेन अगर चाहें तो आप इस तरह लिख लें, अन्यथा आप इसे लिख सकते हैं कि CH3
CH2 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 CH3। तो हम इसे लिखते हैं एन हेक्सेन। एन हेक्स का मतलब होता है नॉर्मल श्रृंखला, यानी कि जो सीधी श्रृंखला हो उसे ही हम कहते हैं एन हेक्सेन, एन बोलते हैं। प्लस अब देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 2 यहाँ लगा, एक यहाँ, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 हाइड्रोजन यहाँ लग जाते हैं। 7 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके अलग से लगते हैं। अगर यहाँ देखें तो 1 OH 2 OH 3 4 5 OH हो जाता है और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। तो अब यहाँ से 7 हाइड्रोजन था हमारा, 14 हाइड्रोजन था, 7 यहाँ लग जाए तो बचा 7 हाइड्रोजन। ये 7 और ये 5 मिलकर के 12 हाइड्रोजन होते हैं, जिसे हम लिखते हैं 6H2 लिख सकते हैं। और अगर देखें तो 5 ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, मिलाकर 6 ऑक्सीजन, तो हमें देगा 6H2O देगा यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा 6H2O। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा I बचा, तो यहाँ 14 है, 14 को हम लिखेंगे 7I2। तो ये आपको मिलता है एन हेक्सेन। इस अभिक्रिया से हमें ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित है। ग्लूकोज में जो कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित है। अभिक्रिया नोट कीजिए, उसके बाद हम लिखा देते हैं इसको भी। इसे लिख लिए होंगे। अब नोट में लिख लीजिए कि इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु सीधी, यानी कि रिज, या इसे सरल कह सकते हैं, सीधी रेखा में उपस्थित। तो हमें प्रूफ होता है HI तथा लाल फास्फोरस से अभिक्रिया कराने पर कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं। जो अभी हमने आपको बताया था ग्लूकोज में कि इसे हम लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और यहाँ लिखेंगे CH3, यही मिलता है। अब आपको पता है कि नॉर्मल में अगर नाम लिखा जाता है तो 3 रूप में होता है। एक होता है यन, अगर हम साधारण पद्धति में देखें तो 3 होता है, यन, आइसो और नियो। अब ये क्या है, आपकी सीधी श्रृंखला है। जब कोई कार्बन की जो सीधी श्रृंखला में प्राप्त होती है तो उसे हम नॉर्मल लिखते हैं। अब चाहे इसे नॉर्मल कहें चाहे यन लिख दें। अब यन लिखने के बाद जितने कार्बन है उनका नाम लिख देंगे, 6 हैं तो 6 लिखेंगे, हेक्स लगा देंगे। और आपका जो होगा एल्केन है, सभी पर सिंगल आपन है, तो हो जाएगा एन हेक्सेन। तो इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में जो आपका 6 कार्बन उपस्थित हैं और 6 एक सीधी रेखा में उपस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज को टेम्परेचर अगर दिया जाए, ताप दिया जाए तो क्या होगा। तो ग्लूकोज आप देखे होंगे घर भर में जो है, अगर जैसे चाय वाय बनाई जाए, लगातार अगर गर्म करते रहते हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे नीचे कालापन आ जाता है। ग्लूकोज देखिए, आप थोड़ा चाय बनाइए तो देखेंगे नीचे कालापन आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चीनी हो या ग्लूकोज हो, अगर उसको ताप दिया जाता है तो ताप देने के बाद वो पहले पिघलता है, धीरे धीरे पिघलेगा। अगर उसको और टेम्परेचर दे देते हैं तो पिघलने के बाद वो अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर उसमें शेष केवल कार्बन बचता है, जिससे वो क्या होती है, काली हो जाती है, यानी ग्लूकोज काला पड़ जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें जो ग्लूकोज में है, जो पानी है, वो पानी अपघटित हो जाता है, यानी निकल जाता है, टूट जाता है, वहाँ से हट जाता है, और उसमें क्या बचता है, आपका शेष कार्बन बचता है। ये लाइन नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं ताप का प्रभाव। टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो हमने आपसे क्या बताया, ग्लूकोज को जब गर्म किया जाता है तो पहले ग्लूकोज क्या होगा, पिघलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ग्लूकोज को गर्म करने पर पहले यह पिघलता है, पहले क्या होगा, ये पिघलेगा, पिघलता है, उसके बाद झुलस कर काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। और एक बात है इसमें शक्कर की गंध आती है, शक्कर की गंध आती है। तो ये टेम्परेचर का प्रभाव है। चाहे चीनी हुआ या ग्लूकोज हुआ, इनको अगर गर्म करते हैं तो पहले क्या होंगे, पिघलेंगे। चीनी को आप ले लीजिए, जैसे अगर घर में हम गर्म करते हैं तो चीनी देखिए धीरे धीरे पहले पिघलता है। क्यों? क्योंकि चीनी या शक्कर या ग्लूकोज इसमें क्या होता है, जल उपस्थित होता है, तो वही जल उसमें से अलग होता है, पृथक होता है। और जब जल पृथक होता है तो वो क्या होगा, आपका अलग होकर के अपघटित हो जाएगा, शेष बचेगा कार्बन। और जब वो झुलस जाता है तो वही शेष कार्बन ही बचता है, उसमें जो कार्बन है हमारा C6 या C12 वही हमारा बचता है। जैसे अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो देखें हम C6H12O6 है। अब इसको हम ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे। जब ताप दिया जाएगा तो यहाँ केवल 6 कार्बन बचेगा। पहले ये पिघलेगा, पिघलने के बाद क्या होगा, इसमें से देखेंगे हम तो 12 और 6 है, तो यहाँ हमें मिलेगा 6H2O। तो ये जल हो जाता है और ये कार्बन हो जाता है, कार्बन जो कि काला पड़ जाता है। तो यही चीजें आपकी है कि ग्लूकोज को अगर गर्म करते हैं पहले पिघलेगा, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, वो झुलस करके काला पड़ जाएगा। अब बात आती है कि अगर हम ग्लूकोज को H2SO4 में प्रवाहित कर दें, ग्लूकोज को यदि हम H2SO4 में प्रवाहित कर दें तो आप जानते हैं कि जो H2SO4 होता है वो जल का निर्जलीकरण करता है, यानी एक निर्जली कारक का कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज में क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। तो ये जो H2SO4 है ग्लूकोज से जल को अवशोषित कर लेता है, ग्लूकोज से क्या करेगा, जल को अवशोषित कर लेगा। जल को अवशोषित करने के बाद वो भी झुलस करके क्या देगा आपको, झुलस कर काला पड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा SO2 गैस देता है। तो दूसरी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी यहाँ पर कि H2SO4 से अभिक्रिया, H2SO4 से अभिक्रिया। रिएक्शन नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा। अब देखते हैं H2SO4 से क्रिया। ग्लूकोज को H2SO4 के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज झुलस कर काला पड़ जाता है, ग्लूकोज झुलस कर काला
पड़ जाता है तथा CO2 और SO2 गैस मुक्त करता है, तो ग्लूकोज जो है आपका H2SO4 से अगर गर्म करते हैं तो H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 का जो नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल, बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल बैटरी, ये है आपका H2SO4 जिसे हम तेजाब कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका है, अब इसकी अगर आप क्रिया देखें हम, ऊपर वाला हो गया होगा, अब देखिए अगर इसकी अब क्रिया देखी जाए तो इसकी अब क्रिया अगर देखते हैं तो हमारा है C6H12O6, C6H12O6, इसमें हम H2SO4 मिला देते हैं। जब पहले H2SO4 मिलाते हैं तो यहाँ से कार्बन मुक्त होता है और यहाँ पर आपका 6H2O निकलता है और H2SO4 ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे रहता है। अब ये कार्बन और ये H2SO4 जो आपका यहाँ कार्बन है और यहाँ का जो H2SO4 है, ये दोनों आपस में संयोजित हो जाएंगे। कहने का मतलब है 6C, चाहे 6 ले लीजिए या फिर रहने दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका H2SO4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन ऑफ एरो आपका। यहाँ पर दो अणु लेते हैं हम, H2SO4 का यहाँ दो अणु ले लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो हमने क्या कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, SO2। SO2 को कहते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है और ये जल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हमें यहाँ मिलता है SO2 मिलता है। और अगर देखें तो 2 और 2 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2H2। अब देखिए यहाँ पर 2 SO2 था आपका, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिला और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन मिला। 2 ऑक्सीजन चला आता है CO2, CO के लगे तो हो जाता है CO2, और ये 2 ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है इतना आपका। तो हमें मुफ्त मिलता जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और हमें SO2 गैस मिलती है। तो चाहे आप ये सीधा करा दीजिए, आप ऐसे यहाँ कनेक्ट करके एक पद में, या फिर आप करा सकते हैं जो है डबल पद में। तो इसे हम गर्म करते हैं, यहाँ पर भी आपका गर्म होगा। तो चाहे एक पद में कराइए क्रिया, चाहे 2 पद में करा लीजिए, तभी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो H2SO4 होता है, तो H2SO4 क्या है, निर्जलीकारक है, निर्जलीकारक। ये जल को अवशोषित करता है। कहीं भी अगर आ जाए निर्जलीकरण क्रिया, तो आप जैसे एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल को अगर हम H2SO4 के साथ क्रिया करा दें तो एथिल एल्कोहल में उपस्थित जल को ये अवशोषित कर लेता है, अलग कर देता है और एथिलीन देता है। यहाँ पर भी क्या है आपका इसी प्रकार से, चाहे ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो या फ्रक्टोज हो, उसमें मिला देने से हमारा क्या होगा, आपका जल अलग हो जाता है और कार्बन शेष बचता है। तो आपका ये हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और इस तो फेमस है, इसे आप जानते ही हैं, H2O, बदनाम है जल H2O आपका। तो आपका ये हो जाता है आज। तो अब क्रिया नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का उपयोग। ग्लूकोज का उपयोग कहाँ करते हैं।
ग्लूकोज का उपयोग। तो ग्लूकोज का उपयोग तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाकर क्या करता है, वो ग्लूकोज टांग देता है, आप जानते ही हैं। और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप देखिए किसी मरीज को या रोगी को हम क्या करते हैं, अगर अस्पताल ले जाएं उसे खाना खिलाया जाए या ना खिलाया जाए, अगर ग्लूकोज लगा है तो उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहती है, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि रोगी को क्या होता है, आहार के रूप में, यानी ग्लूकोज का जो प्रयोग किया गया है वो क्या होगा, आपका रोगी जो होगा, रोगी मनुष्य जो होगा, उसको आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। तो अगर आप उपयोग लिखना चाहते हैं तो उपयोग लिख सकते हैं। एक समय था पहले कि लोगों को अगर किसी को ग्लूकोज लग जाता था तो वहाँ गाँव में ये हो जाता था कि फलाने के ग्लूकोज लगा है, मतलब लगता था कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइप है। लेकिन अब समय क्या है, हर व्यक्ति के ग्लूकोज, कोई दिक्कत हो ग्लूकोज चढ़वा लीजिए। चलिए उपयोग देखते हैं हम। तो ये उपयोग का जिक्र करते हैं। तो पहला हमने आपसे बताया कि जो रोगी मनुष्य होता है, अब कोई जरूरी नहीं रोगी है, कोई अगर दुर्बल है या कमजोर महसूस होता है तब भी उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा सकता है। तो रोगी मनुष्य के आहार के लिए के रूप में, अर्थात आप कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो रोगी मनुष्य के आहार के रूप में, और या आप कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करने में, ऊर्जा प्रदान करने में। जैसे और लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि अभी हमने बताया कि एग्जाम्पल उसमें रिएक्शन में कि शराब भी बनाई जाती है, एथिल अल्कोहल का किण्वन करके क्या बनाते हैं, शराब। तो शराब के निर्माण में, शराब के निर्माण में तो आपका ग्लूकोज का जो उपयोग है क्या कर सकते हैं, रोगी मनुष्य के आहार के रूप में, या कह सकते हैं आप ऊर्जा प्रदान करने में, और एक आपका क्या है, शराब के निर्माण में। और अगर देखते हैं कि ग्लूकोज का जो उपयोग होता है औषध के रूप में, अगर देखा जाए ऊर्जा प्रदान हो रही तो औषध है, ये ऐसे ही है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि औषध के रूप में, औषध के रूप में। और या लिख सकते हो जैसे जेली, कामा मुरब्बा के निर्माण में। और आप कह सकते हैं परिरक्षण के निर्माण में, परिरक्षण और आप कह सकते हैं कि विटामिन सी के औद्योगिक निर्माण में, तो इतना है आपका उपयोग। तो उपयोग में क्या है, आप बताया भी आपको हमने कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए आप ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, शराब के निर्माण में भी ग्लूकोज का प्रयोग होता है, औषध बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग होता है, जेली मुरब्बा जैसे हो गया, इसे बनाने में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का परिरक्षण मतलब होता है कि किसी वस्तु को रक्षित करना, यानी कि सुरक्षा में प्रदान करना उसे। और जैसे विटामिन सी के औद्योगिक निर्माण में, अर्थात आप कह सकते हैं कि विटामिन सी का निर्माण भी क्या किया जा सकता है, आपका ग्लूकोज से किया जा सकता है, आप कह सकते हैं। तो ग्लूकोज को आप जानते ही हैं कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, इसका सूत्र क्या है, C6H12O6 है। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, द्राक्ष शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, आपका मालूम है आपको, सबसे अधिक पका अंगूर में, पका हुआ अंगूर में। और जैसे शहद हुआ, भोज्य पदार्थ हुए, इसमें भी सब क्या है आपका पाया जाता है। तो इस तरीके से
और इसका अन्य नाम देखा जाए तो आपका क्या होगा, डेक्सट्रोस होता है, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस भी कहते हैं, तो आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, डेक्सट्रोस भी कहते हैं। तो आपका यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना भी बताया नहीं हमने, बस नॉर्मली बता दिया है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब उपयोग हो गया है आपका। अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज का परीक्षण। ग्लूकोज का परीक्षण, तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का परीक्षण। तो ग्लूकोज के परीक्षण में अगर देखते हैं हम, ग्लूकोज के परीक्षण में अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा ग्लूकोज में हमने एक कराया है आपको टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ग्लूकोज का परीक्षण अगर अब देखा जाए, ग्लूकोज का परीक्षण, तो जैसे पहला है कि ग्लूकोज पीछे अभिक्रिया करा चुके हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट में ले चलेंगे। ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण देता है, रजत दर्पण देता है। जैसे आपका है CH2OH ब्रैकेट में CHOH का होल इंटू CHO। तो जब हम रजत दर्पण का और टॉलन अभिकर्मक का मतलब होता है Ag2O। तो आप जानते हैं कि जो आपका ये क्या कहते हैं ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाए, यानी कहने मतलब है ग्लूकोज का ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और हमें देता है रजत दर्पण, यानी ओनली जो देगा हमको हमारा हो जाएगा CH2OH इंटू CHOH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा COOH। इसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल और हमें देगा रजत दर्पण 2Ag। इसी को बोला जाता है रजत दर्पण, स्लेटी रंग का रजत दर्पण मिलता है, इसे कहते हैं रजत दर्पण। तो एक आपका परीक्षण ये हो जाता है। और एक आपको अभी हमने बताया कि ताप का प्रभाव, अगर देखें तो ताप का प्रभाव, जो टेम्परेचर का प्रभाव होता है परीक्षण में, तो देखिए ग्लूकोज को अगर हम लगातार गर्म करते हैं, ग्लूकोज को अगर लगातार गर्म किया जाता है तो पहले पिघलेगा, धीरे धीरे बाद क्या होगा उसमें से जल अपघटित होगा, अलग हो जाएगा, आपका जल वाष्पित होकर अलग कर दिया जाएगा और उसमें शेष बचता क्या है, कार्बन। तो कार्बन बचने के बाद देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलती है, चीनी जैसी जली हुई गंध आती है, चीनी की जली हुई गंध यानी शर्करा की जली हुई गंध आती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या है, आपका ग्लूकोज उपस्थित है। और इसी प्रकार अगर देखें हम, दूसरा जो होता है आपने देखा होगा फेलिंग विलेन आपका, तो ग्लूकोज जो होगा ग्लूकोज फेलिंग विलेन को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। अपचयित कर देता है। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड होगा ये लाल रंग का होगा,
जैसे आपका रिएक्शन है CH2OH CHOH का होल 4 इंटू CHO प्लस Cu2O, और सॉरी ये आपका हो जाएगा 2CuO। इसी को हम कहते हैं फेलिंग विलेन, इसी को बोला जाता है फेलिंग विलेन। क्यूप्रिक ऑक्साइड को फेलिंग विलेन बोलते हैं। साइन ऑफ एरो, यहाँ देखेंगे डबल ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ चला आएगा तो हमें मिल जाएगा CH2CHOH का होल 4 और COOH, ये भी आपका ग्लूकोनिक अम्ल है, और हमें मिलेगा Cu2O, यानी कि लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, या आप कह सकते हैं कि लाल अवक्षय मिलता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय मिलता है। तो ये आपका परीक्षण है। अब एक परीक्षण बच रहा है जो कि इंपॉर्टेंट परीक्षण है, मॉलिस परीक्षण। एक आपका इंपॉर्टेंट परीक्षण है मॉलिस परीक्षण। तो मॉलिस परीक्षण बच रहा है, इसे नोट कीजिए, फिर मॉलिस परीक्षण बताते हैं। चलिए ये हुआ। अब चलते हैं मॉलिस परीक्षण। आपको चाहे मिले मॉलिस परीक्षण में मिले ग्लूकोज का परीक्षण या आपको मिले कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, तो आप मॉलिस परीक्षण लिख सकते हैं। आपको मिले कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी, जैसे हम लिखते हैं मॉलिस परीक्षण। तो मॉलिस परीक्षण, अब ये मॉलिस परीक्षण आपका क्या है, या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी आता है, यहाँ लिख देते हैं हम, या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण तो ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। अब हम इसमें क्या करते हैं, दो प्रश्नावली ले लीजिए या एक प्रश्नावली ले लीजिए। तो एक प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, उसमें जो है आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज का जलीय विलेन डाल देंगे। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं, अल्फा नेफ्थॉल एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल मिला देते हैं, लगभग 2 ml। जब 2 ml मिला देंगे और मिलाने के बाद उसमें क्या कर देंगे, सांद्र H2SO4 की कुछ मात्रा लगभग 10 ml के आसपास डाल देते हैं। जब दोनों होंगे तो जहां पर दोनों विलेन मिलेंगे उसी के बीच में जो है गुलाबी रंग का, उसी के बीच में क्या होता है, सॉरी बैगनी रंग का आपका क्या होगा, रंग उत्पन्न होने लगता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। या आप कह दीजिए कार्बोहाइड्रेट, या कहिए या आप कह दीजिए कि ग्लूकोज है आपका। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थॉल, अब देखिए क्या है, 2 ml का हम क्या करते हैं, अब अल्फा नेफ्थॉल लेते हैं और उस अल्फा नेफ्थॉल में हम एल्कोहलिक विलेन मिला देते हैं। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलेन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4, कुछ बूंद सांद्र
H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या कहा कि एक प्रणाली में हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 अब दोनों को मिलाएंगे हम H2SO4, तो उसमें जैसे ही H2SO4 डालेंगे दोनों ध्रुव के बीच क्या होगा, बैगनी रंग उत्पन्न होता है। तो हम लिखेंगे H2SO4, उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने उसमें कुछ बूंद H2SO4 डालने पर दोनों ध्रुवों के बीच बैगनी रंग उत्पन्न होता है। बैगनी रंग। तो ये आपका होता है। अब देखिए जो है, अगर हमारे पास पहली बात तो लेबोरेटरी है नहीं, दिक्कत है इस बात की है, नहीं तो आपको हम प्रयोग करके दिखा देते। देखिए हम यहाँ बना देते हैं, इसे थोड़ा समझा देते हैं। फिगर आ रहा है नहीं? फिगर नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, यहीं पर हम जो है आपको फिगर बनाकर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रणाली ले ली, ये आपकी प्रणाली हो जाती है, प्रणाली। और यहां तक हमने क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया। ये आपका हो जाता है ग्लूकोज का जलीय विलयन। और इसी में हम 2 ml क्या मिला देते हैं, अल्फा नेफ्थॉल। इसमें 2 ml अल्फा नेफ्थॉल मिला देते हैं। अब ये आपका हो जाता है इतना जो है, अगर देखें अब ये आपका ग्लूकोज का हो जाता है। अब अगर हम देखें तो ऊपर से इसमें क्या करते हैं, कुछ बूंद हम मिला देते हैं H2SO4। जैसे इसे मान लीजिए H2SO4 मिला रहे हैं, यहाँ पर H2SO4 हो जाता है आपका। ये आपका हो जाएगा सांद्र H2SO4। अब इन्हीं दोनों के बीच, इन दोनों विलयनों के बीच, पहला विलयन ये आपका, ये इन दोनों के बीच क्या होगा, बैगनी रंग का वलय उत्पन्न होता है, छल्ला उत्पन्न होता है। तो ये जो आपका है ये हो जाता है बैगनी रंग का वलय। अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमने पदार्थ, जो यहाँ पर पदार्थ लिया है, ग्लूकोज हो या कार्बोहाइड्रेट हो, जो है वो क्या है आपका, वास्तविक रूप से ग्लूकोज ही है। तो इसमें क्या कहे हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या है, आपका चीनी भी आ सकता है, यानी सुक्रोज जिसे कहते हो, सुक्रोज के लिए भी आएगा आपका। और आपने भी देखा ही ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज भी आता है आपका। तो ये सभी के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये अनिवार्य है, ये मौलिक परीक्षण। तो हम क्या करते हैं, एक प्रणाली में सबसे पहले एक प्रणाली लिए, और प्रणाली में हमने क्या किया कि ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया। उस ग्लूकोज के जलीय विलयन में हमने 2 ml अल्फा नेफ्थॉल डाल दिया, और डालने के बाद उसमें कुछ बूंद हम क्या करते हैं कि सांद्र H2SO4 डालते हैं। जैसे ही सांद्र H2SO4 मिलाया जाएगा और ये दोनों विलयन जैसे ही ये दोनों विलयन मिलेंगे तो उसके बीच में क्या होगा कि बैगनी रंग का वलय मिलेगा। जैसे धुआं देखे हैं, धुआं, तो धुआं के रूप में ये अगर आप देखिए कि पानी में जब रंग मिलाया जाता है तो देखिए किस तरीके से चलता है रंग, तो बस उसी तरीके से मिलता है आपका। तो बैगनी रंग
बैंगनी रंग का वलय उत्पन्न होता है। बस यही है। तो आज हमने पढ़ा ग्लूकोज का परीक्षण, कुछ अभिक्रियाएं बची थी ग्लूकोज की, उसको पढ़ा, और हमने पढ़ा ग्लूकोज का उपयोग। तो इन 3 टॉपिकों को हमने आज देखा। अब इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।